हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल पीसीएम मिस्ट्री। ठीक है ना। तो आपको पता है कि पिछली क्लास में सर हमने पढ़ लिया था, लास्ट क्वेश्चन किया था। सर आपने बोला था एक सर डार्क बलून है और सर एक ब्लू बलून है और एक सर रेड बलून है, उस पर लेज़र लाइट रेड कलर की गिराई गई। तो सर बताना था कि सर कौन सा वाला फूट जाएगा तो कौन सा वाला बाद में फूटेगा या दोनों साथ फूटेंगे। तो पता चला सर आपने एक बात बताई थी सर, दिखाई देने के दो रीजंस होते हैं, दिखाई देने के दो कारण होते हैं सर। पहला रिफ्लेक्शन होता है, और किसी को अगर आपको ये कलर ब्लैक दिख रहा है इसका मतलब सिंपल सी बात है इसने बाकी के सारे कलर कैसे किए हैं, रिफ्लेक्ट किए हैं। ब्लैक कलर को कैसा कर लिया, सॉरी बाकी के सर ऑब्जर्व कर लिए, केवल ब्लैक कलर को रिफ्लेक्ट किया तो आपको क्या दिखा, ब्लैक, है ना। ऐसी तरीके का बोला था। इसमें बोला सर कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जैसे रेडिएशन बोलते हैं सर, रेडिएशन की वजह से भी कभी कभी हमें दिखाई देता है, लेकिन ये हर केस में हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन बहुत स्मॉल केसेस में ऐसा होता है कि सर जो रेडिएशन की वेवलेंथ है अगर वो हमारे विजिबल रीजन में आ जाए तो हमें दिखाई देने का दूसरा कारण क्या हो जाता है, रेडिएशन हो जाता है ना। तो सर दो रीजन्स हो चुके थे। इसके बाद अब अगले की तरफ चलते हैं। अगला है अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगला क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा ही पढ़ेंगे बस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंपल सी बात है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इम्पॉर्टेंट तो ये है, ये किसी भी मीडियम की प्रॉपर्टी है। इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, मीडियम की प्रॉपर्टी है ना। ये हर मीडियम का एक अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। कोई भी मीडियम है तो उसकी एक प्रॉपर्टी है जिसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा सर इसका मतलब क्या है, तो आपको डेफिनेशन नहीं रटनी है इसकी, आप फील लो कि किस तरीके से होता है। जैसे कि सर अभी आपने एक चीज़ बोल रखी थी सर, किसी भी मीडियम में, वैसे सी बताओ सर, सी क्या था, लाइट की वेलोसिटी थी सर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड सर। अच्छा इसके अलावा क्या था, 1/μ0 और एप्सिलॉन नॉट। अच्छा सर आपने ये भी बोला सर किसी भी मीडियम की बात करें तो C/√, के अंदर μr एप्सिलॉन r, यहाँ तक तो बात बता दी थी। अच्छा ठीक है सर एक बात बताओ, मान लो ये एक मीडियम है, ऊपर n1 नीचे है n2, यहाँ पर इस तरीके से कोई भी रे गिराई गई तो इसके दो हिस्से हैं, इस किरण के, इस रे के कितने हिस्से हैं, दो हिस्से। जैसे कि सर इसके एक ही तो रे है, दो हिस्से कैसे हो गए सर, एक तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी और एक रिफ्रैक्ट हो जाएगी। अच्छा सर एक ही रे रिफ्लेक्ट भी हो सकती है, रिफ्रैक्ट भी हो सकती है। बिल्कुल बेटा, दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो 100% रिफ्लेक्शन या 100% रिफ्रैक्शन दे दे। हम 99 तक ले जा सकते हैं लेकिन हम 100 तक नहीं ले जा सकते। मतलब सर जो रियल लाइफ में हम देखते हैं उसमें भी पूरा रिफ्लेक्शन नहीं होता। बिल्कुल बेटा, जो भी हम देख रहे हैं उसमें पूरा रिफ्लेक्शन तो कभी नहीं होता, हमेशा कुछ ना कुछ उसमें रिफ्रैक्शन होगा। और अगर मैक्सिमम रिफ्रैक्शन का पार्ट है तो उसमें कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन होगा ही होगा। अच्छा सर आपकी एक बात समझ में आ गई, बिल्कुल सर, है ना बेटा। हाँ सर आपने बोला ये n1 है, ये n2 है, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इनका क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो ये होता है ना V = μr और एप्सिलॉन r, इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। n से डिनोट किया जाता है। सर आप इससे फील नहीं आई सर, फील देखो कैसे, V = C/n, इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n बोलते हैं, तो इसे क्या बोल सकते हैं, V = C/n। बोलो, बिल्कुल सर आपकी बात एकदम सही है, V = C/n बोल सकते हैं। ठीक है सर, V = हो गया C/n, सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया C/n। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में फील लो, फील क्या है कि सर n की वैल्यू अगर 1 हुई, तो V = C हो जाएगा। बिल्कुल, मतलब C में कोई चेंज नहीं आया। बिल्कुल, n की वैल्यू 2 हुई तो ध्यान से देखो C हाफ हो जाएगी, C नहीं उसकी वेलोसिटी C/2 हो जाएगी। n की वैल्यू 3 हुई, इसका मतलब है सर उसकी वेलोसिटी C/3 हो जाएगी। इसका मतलब है सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंपल सा मतलब है, अगर किसी भी लाइट की स्पीड अगर c थी, अगर लाइट की स्पीड क्या थी, c थी, और दूसरे मीडियम में ले जाने पर उसकी स्पीड कितने से घट गई या बढ़ गई, मैंने क्या बोला कि सर अगर V = C था, C एयर में थी, सिंपल सी बात है, C क्या होती है, एयर एंड वैक्यूम में। यस सर,
तो किसी भी वो सॉरी लाइट की स्पीड कितनी थी c, और दूसरे मीडियम में ले जाने पर उसकी स्पीड कितने टाइम्स घटी है या बढ़ी है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसी को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर किसी ने बोला कि सर किसी दूसरे मीडियम में ले जाने पर किसी लाइट की स्पीड c/5 हो गई, तो बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, 5, क्योंकि 1/5 टाइम्स क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। बोलो मतलब सर ये एक्सेलरेशन में मैंने बोला था, आपको समझाया था कि सर एक्सेलरेशन का फील होता है, जैसे एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो उसकी वेलोसिटी हर एक सेकंड में कितनी बढ़ेगी, 2 मीटर पर सेकंड। सेम चीज यहाँ पर है, और किसी भी मीडियम में ले जाने पर लाइट की वेलोसिटी c से कितना टाइम्स कम हुई है, उसे क्या बोलते हैं हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। ये फील थी, इसकी रटने की कोशिश मत करो, ठीक है सर। आपकी बात है समझ में आई। तो इसका मतलब एन का मतलब होता है लाइट की स्पीड किसी मीडियम में कितने टाइम्स घटी या बढ़ी हो, है ना। इसका मतलब है सर किसी ने बोला किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, तो हमें तुरंत सी ना जज करना चाहिए, खट से ना दिमाग में आएगा सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 2 है तो सर उस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी c/2 हो जाएगी। अरे यार बोलो ना सर, बोलो, समझो सर, बोलो। किसी ने बोला कि सर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/2 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/2 है, इसका मतलब है सर उस मीडियम में लाइट की स्पीड c/1/2, इसका मतलब 2c हो जाएगी, इसका मतलब 2c हो जाएगी। अच्छा सर किसी ने बोला सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5 है तो सर c/5 हो जाएगी। बिल्कुल, आप जज करना आप सीख गए कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन स्पीड से बना रहे हैं हम। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। आगे चलते हैं। आगे पॉइंट की तरफ क्या है, आपको एक पॉइंट याद रखना है। कौन सा वाला पॉइंट सर, यहाँ तक समझ में आ गया। ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 1 है, तो मीडियम 1 में हम वेलोसिटी कितनी मान सकते हैं, c/n1। बोलो। बिल्कुल सर। मीडियम 2 में कितनी मान सकते हैं, c/n2। बिल्कुल सर। अगर v1/v2 ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा, v1/v2, c/n1 c/n2, n2 ऊपर, ये यहाँ से कट लेगा तो यहाँ से समझ में आएगा n2/n1। कोई दिक्कत नहीं है ना, n2/n1 सर समझ में आ गया। सर v1/v2 होता है n2/n1, ये तो हमने अभी तक थोड़ा बहुत सुना था 10th क्लास में। सर v1/v2 = n2/n1। अच्छा सर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। अगली बात पे चलते हैं। सर अगला पॉइंट तो इतना सही पॉइंट है, ये बताओ अगर ये रे है तो इस पे लैम्डा की वेवलेंथ गिरी और वेलोसिटी v थी और सर फ्रीक्वेंसी f थी, तो बताओ इस मीडियम से इस मीडियम में जाने पर इन दोनों में से क्या सेम होगा और क्या चेंज होगा, इन दोनों में से क्या सेम होगा और क्या चेंज होगा। सर लैम्डा VF में आपने एक बात बोली थी, केवल एक फ्रीक्वेंसी वो है जो सर सोर्स पे डिपेंड करती है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। सर आपने बोला था सर एक फ्रीक्वेंसी है जो आपने पढ़ाया था कि सर ये सोर्स पे डिपेंड करेगी, ये मीडियम पे डिपेंड करने वाली नहीं है। इसका मतलब है सर फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करेगी, तो सर यहां से इधर जाने में फ्रीक्वेंसी कैसी रहेगी, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। बोलो बेटा। बिल्कुल सर, क्योंकि सोर्स पे मीडियम से इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी तो सर सेम हो गई। बिल्कुल। अब याद करो v = क्या होता है, f × लैम्डा। तो ऊपर वाले के लिए इधर मान लें λ1, इधर मान लें λ2, इधर मान लें v1 और इधर मान लें v2। f तो f है ही। बिल्कुल सर। तो लगा दो v = v1 = f⁴1 और v2 = f⁴2। तो यहाँ से देखो v1/λ1 = v2/λ2, क्योंकि ये f के बराबर आएंगे और ये दोनों कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। सर v1/v2 = λ1/λ2, यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, v1/v2 = λ1/λ2। बिल्कुल। और सर v1/v2 तो n2/n1 के बराबर होता है, तो इसे n2/n1 भी लिख सकते हैं। यही तो सर पूरा फॉर्मूला सुना था हमने, यही तो पूरा होता है सर। v1/v2 = λ1/λ2 = n2/n1। बिल्कुल सर। इतनी बात समझ में आ गई ना, नोट करो, फिर आगे चलते हैं।
तो ठीक है बेटा, नोट तो कर ही लिया होगा, आप इतने तो समझदार हैं सर। सर आपको लगता है हम समझदार हैं? गलत फहमी है सर आपकी, क्या सही बात है ये? अच्छा ठीक है, अगली तरफ चलते हैं। ओके बेटा, ठीक है ना, अभी तक समझ में आया सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। अब थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। उसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, आपको सिंपल सी बात पता है रिफ्लेक्शन में कि सर एक रे जाए और उसी मीडियम में टकरा के वापस आ जाए, तो इसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। द लाइट रे बाउंस बैक इन द सेम मीडियम, दैट वुड बी नोन एज द रिफ्लेक्शन। ठीक है, सब लोगों को जनरली पता होता है। सर मान लीजिए ये कोई सतह है, ये कोई सरफेस है और ये अंदर से क्या कर दिया है? पॉलिश कर दिया है। अगर किसी भी सरफेस को पॉलिश कर दिया जाए तो वो रिफ्लेक्शन की तरीके से काम करेगी। फिर उसका मैक्सिमम पार्ट क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा, नॉट अ रिफ्रैक्ट। ठीक है ना, पॉलिश करने पे याद रखना, किसी भी अगर ग्लास को हमें रिफ्लेक्टेड बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक तरफ से पॉलिश करना पड़ेगा। ऐसा मत करना कि सर जिस तरफ से पॉलिश किया उसी तरफ से ले डाल, सर ये निकल ही नहीं रही, साला जा कहाँ पे रही है, तो ऐसी गलती नहीं करने का। ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है, ये मान लो कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसके पीछे हमने क्या लगा दिया? पॉलिशिंग करवा दी। फिर सर हमने गिराई इस तरीके से, कोई इंसिडेंट रे गिरी इस पे, और यहाँ से इस तरीके से इसने क्या बनाया? नॉर्मल बनाया, और यहाँ से इंसिडेंट रे ऐसे गई, है ना? बिल्कुल सर, इसे बोलते हैं एंगल आई और इसे बोलते हैं एंगल आर। ये होती है इंसिडेंट रे, है ना? हाँ, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये होता है इंसिडेंट एंगल, ये होता है सर रिफ्रैक्टेड एंगल। क्या होता है? रिफ्रैक्टेड नहीं, सॉरी, रिफ्लेक्टेड। और ये क्या होता है? नॉर्मल। ये होता है सर नॉर्मल। ठीक है ना, कोई दिक्कत? यहाँ तक तो सर समझ में आ गया, ये होता है नॉर्मल। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया, वाह 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 सर। ठीक है, आपने बोला सर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल और नॉर्मल। तो आप लोगों ने सिंपल सी बात है क्लास 10th में रख रखा है। सबसे फर्स्ट रूल क्या होता है? एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। सिंपल सी बात है, मतलब रे जिस एक एंगल पे गिरी है उसी एंगल पे क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये वाला रूल आपने बहुत पहले पढ़ लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। और बहुत सिंपल सी है कि सर ये आई है तो ये कितना होगा? आई ही होगा, क्योंकि जितने पे गिरी है उतने पे ही वापस जाएगी। सेकंड नियम, सेकंड रूल सर क्या कहता है? सेकंड रूल आपको भी पता होगा, क्या कहता है? बताओ सर, क्या कहता है सेकंड रूल? सर सेकंड रूल कहता है कि सर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। सर मतलब ये तो समझ में ही नहीं आया। सर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सेम प्लेन में होने चाहिए। अच्छा ठीक है, आपके हिसाब से सर बोला आपने सर इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा सर, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन, ऑल लाई इन सेम प्लेन। सर इसका मतलब हमें समझा दीजिए और आप लोग बताएंगे सर ये प्लेन कैसा है। ये मतलब सर कुछ आया नहीं सर। सेम प्लेन का मतलब जैसे कि सर ओम्स रिफ्लेक्शन लॉ है, ये मान लो अपनी सरफेस है, ये उस पर नॉर्मल है, ये क्या है? नॉर्मल है। ठीक है, बिल्कुल सर। इंसिडेंट रे ये गिराई, बिल्कुल बेटा, इंसिडेंट रे ये गिराई और इधर से क्या निकली? रिफ्लेक्टेड रे, है ना? हाँ, तीसरा मार्कर भी तो नहीं है। ठीक है, मान लो ये किसी सरफेस पे गिरी है बेटा और ये नॉर्मल है। ये क्या है? नॉर्मल है। देखो ध्यान से, अगर ऐसी कोई प्लेन खींच दूं मैं ऐसे, तो देखो ये भी उस प्लेन में आ जाएगा, ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। तो यहाँ का मतलब है सर एक प्लेन में तीनों चीजें होनी चाहिए। ये अपना कौन सा कहता है? रिफ्लेक्शन लॉ। अच्छा सर, जैसे कि मान लो सर ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और इधर से नॉर्मल हो गया, इम्पॉसिबल है सर। सेम प्लेन में होना चाहिए। सर ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल इधर से आ गया, तो भी नहीं है।
अगर हल्का भी टिल्ट हुआ तो भी नहीं हो सकता, इधर हुआ तो भी नहीं हो सकता। मतलब ये सारे क्या हैं, गलत हैं। क्यों नहीं हो सकता सर जी, बोलो क्यों नहीं हो सकता? पहली बात तो ये समझ में आई ना, जैसे कि सर ये है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऐसे ऐसे कैसे? सर अगर इंसिडेंट रे गिरी है तो रिफ्लेक्ट हुई है, ये वाली बात ये बता रहे हैं। हाँ सर, तो सिंपल सी बात है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट तभी होगी जब उस सरफेस पे गिरी हो, जब उस सरफेस पे गिरी हो। जब सरफेस पे गिरी है तो नॉर्मल तो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। अब ये इस तरीके से गिरी है, मतलब ये इस तरीके का सरफेस हो सकता है, इस तरीके का हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है। उस पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके का आएगा। अरे बोलो यार, समझ में आ गया ना? इसका मतलब है सर, जिस प्लेन में ये तीनों आ जाएं, एक इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, इस वाले प्लेन में सर तीनों आ रहे हैं, तो हम इसे क्या बोलेंगे? ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। सर ये अलग अलग प्लेन में नहीं जा सकते, ये वाली बात आपने एक्सप्लेन भी कर दी। बोलो बिल्कुल सर, आपके ये दोनों रूल्स हमें पहले से भी पता थे और समझ में भी आ गए। अब बिल्कुल बेटा, अब आगे चलते हैं सर। आपने बोला सर एंगल आई और एंगल आर आपको इस तरीके से गिवन है, नॉर्मल, इंसिडेंट रे। आप एक बात बताओ कि सर ये रे थी, ये क्या थी? रे। अगर ये मिरर नहीं होता या फिर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होती, अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होती तो ये सर रेस क्या सीधी चली जाती? तो ये रेस क्या सीधी चली जाती? तो ये रेस जो है वो कैसी चली जाती? सीधी चली जाती। लेकिन रिफ्लेक्टेड रेज होने की वजह से ये रे कैसी हो गई? लेकिन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होने की वजह से ये रे सर कुछ एंगल से डेविएट हो गई, डेविएट हो गई। किसी चीज को अपनी जगह से भटकने को क्या बोलते हैं? डेविएट। लेकिन तुम्हें भटकना नहीं है, ठीक है ना? बिल्कुल सर, समझ आ गया। इसका मतलब है सर, ये रे है वो सीधी जाती अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होती, लेकिन इसके होने की वजह से ये सर इस तरफ डेविएट हुई। तो जितने भी एंगल से डेविएट हुई, जितने भी एंगल से डेविएट हुई, उस डेल्टा को बोलते हैं हम डेविएशन एंगल। उस डेल्टा को क्या बोलते हैं? डेविएशन एंगल। समझ में आ गया ना? थोड़ा बहुत अभी इसका यूज लेंगे क्वेश्चंस में, बस मैक्सिमम यूज तो बाद में ही लेने वाले हैं, प्रिज्म वगैरह वगैरह। तो एक बात याद रखना, डेविएशन जरूरी नहीं है कि मिरर के लिए हो, किसी के लिए भी हो सकता है। अरे यार, डेविएशन का आपको मतलब समझ में आया? सर रे थी, अगर वो सीधी जा रही थी और किसी की भी ऑप्टिकल डिवाइस की वजह से, किसी भी ऑप्टिकल डिवाइस की वजह से उसकी रे में कोई भी डेविएशन हुआ है, कोई भी अगर किसी भी एंगल से वो इधर उधर गई है, तो उसे क्या बोलेंगे? डेविएशन। डेविएशन किसी भी मिरर के लिए डिफाइन नहीं हो सकता, ये हर एक ऑप्टिकल डिवाइस के लिए डिफाइन हो सकता है। इसका मतलब है सर, अगर ये आप बोल रहे हो सर ये मान लो लेंस होता और इस तरीके से रे गिराते तो ये इस तरीके से डेविएट हो जाती, तो ये लेंस के लिए डेविएशन हो गया। बोलो हाँ सर, प्रिज्म में आपने पढ़ ही रखा है डेविएशन होता है सर, जैसे कि सर ऐसे रेस गिराते हैं, ऐसी जाती है, ऐसे निकल जाती है, सर ऐसी जानी चाहिए थी, ये वाला प्रिज्म में डेविएशन हो गया। सर रे मिरर की बात करें तो ध्यान से देखो, इस तरीके से होता है सर, ऐसी जानी चाहिए थी लेकिन कैसी चली जाती है? ऐसी चली जाती है। अगर ऐसी चली जाती तो सर ये वाला मिरर के लिए डेविएशन हो गया, रिफ्रैक्शन में भी हो जाएगा। इसका मतलब है सर, डेविएशन हर एक के लिए हो सकता है। डेविएशन का सिंपल सा मतलब है सर, रेस जा रही थी, रे क्या कर रही थी? जा रही थी। अगर वो ऑप्टिकल डिवाइस नहीं होता, अगर वो ऑप्टिकल डिवाइस नहीं होता तो सीधी चली जाती, लेकिन उस ऑप्टिकल डिवाइस होने की वजह से रे कितने एंगल से घूम गई, कितने एंगल से घूम गई या अपने रास्ते से भटक गई, सर उससे क्या बोलते हैं? डेविएशन। और डेविएशन किसी एक के लिए डिफाइन हो ये जरूरी नहीं है, जहां जहां रे डेविएट होगी वहां हम डेविएशन डिफाइन करेंगे, ठीक है ना? इतना नोट करो, फिर आगे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ओके बच्चों, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा सर, आगे की तरफ बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया सर, बहुत मजा आएगा सर। चलिए सर, बहुत बढ़िया सर, चलो ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं ना। बिल्कुल सर, आगे की तरफ क्या पढ़ना है अब? अच्छा सर, आपने बोला सर डेविएशन एंगल, रे कितने एंगल से डेविएट हो गई, कितने एंगल से अपने पाथ पे भटक गई, उसे क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। अगर वो सामने वाला ऑप्टिकल डिवाइस ना होता तो रे सीधी चली जाती, उसके होने की वजह से कितना एंगल मुड़ गई, उसे हम डेविएशन का एंगल बोलेंगे बेटा। बिल्कुल सर, आपकी बात समझ में आती है बेटा। अच्छा सर ठीक है, एक क्वेश्चन कर दो आप। अब एक बिल्कुल आसान सा एग्जांपल है, मान लो ये कोई प्लेन सरफेस है, ये क्या है? प्लेन सरफेस है जिसको हमने पॉलिश कर दिया, ये प्लेन सरफेस है जिसको हमने पॉलिश कर दिया। इस पे कोई रे गिराई, इस पे कोई रे गिराई, इस पे कोई रे गिराई। डेविएशन समझाने के लिए करवा रहा हूँ, वैसे तो प्लेन मिरर में बहुत ज़्यादा करवाऊंगा, ठीक है ना? इस पे कोई रे गिराई 30 डिग्री पे,
30 डिग्री पे नहीं, सॉरी, आई एम सॉरी, यहाँ पर गिराई 60 डिग्री पे, बिल्कुल सर, ये सर 60 डिग्री पे गिराई। अब बताओ सर डेल्टा क्या होगा इसके लिए डेविएशन क्या होगा, बताओ 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 बताओ। ठीक है सर, आपने एक बात बोली सर, डेल्टा इक्वल्स टू सर क्या किया जाए, सबसे पहले ये देखो सर, ये डेविएशन हुआ क्यों है। सबसे पहले सर अगर ये ऑप्टिकल डिवाइस ना होता तो ये रे ऐसी चली जाती, बोलो, बिल्कुल सर चली जाती, लेकिन इसके होने की वजह से जितने एंगल पे आई उतने ही एंगल पे चली गई। बोलो कितने पे आई, बोलो कितने पे आई, 60 पे आई क्या, बहुत गलत बात है ये सर। मैंने डायग्राम बनाया था, आपने देखा नहीं, मैं लिखवाना नहीं चाहता था क्योंकि मैं क्वेश्चंस के थ्रू ये बात बताता हूँ कि सर जो भी एंगल मीजर करने हैं वो सारे के सारे एंगल नॉर्मल से मीजरमेंट किए जाएंगे, वो सारे के सारे एंगल नॉर्मल से मीजर किए जाएंगे, उनका सरफेस से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब है सर एंगल आई ये होता है, बिल्कुल एंगल आर ये होता है, इनका कोई मतलब नहीं है सर। अच्छा सर ये होता है एंगल आई, ये तो फालतू में ले लिया बेटा, ये 90 होता है ना, 90 में से 60 ये वाला है तो ये बचा कितना, 30 डिग्री का ही तो बच गया ना, क्योंकि नॉर्मल तो पूरा 90 का होता है, तो 90 तो ये दोनों मिलके बनाएगा 60 और 30 90, इसका मतलब सर ये 90 का तो ये 60 घटा दिया, 30 बच गया सर। 30 पे किरण गिरी, 30 पे रे गिरी तो गई कितने पे, 30 डिग्री पे। अच्छा सर 30 डिग्री पे गिरी, 30 डिग्री पे चली गई, बिल्कुल सर जानी तो ऐसी चाहिए थी अगर ये ऑप्टिकल डिवाइस नहीं होता, लेकिन सर ये इतना एंगल क्या कर गई, डेविएट कर गई, इतना एंगल डेविएट कर गई, बिल्कुल सर इतना एंगल तो आपने बोला डेविएट कर गई। अच्छा सर अगर ये स्ट्रेट लाइन बनाती तो ये टोटल एंगल 180 होता कि नहीं होता, होता सर। इसका मतलब है सर 180 इक्वल्स टू ये वाला डेल्टा प्लस ये 30 60, इसका मतलब है सर डेल्टा इक्वल्स टू 120 डिग्री, बिल्कुल सर। अब 120 डिग्री क्लॉकवाइज डेविएट हुई या एंटी क्लॉकवाइज डेविएट हुई, क्लॉकवाइज डेविएट हुई या एंटी क्लॉकवाइज डेविएट हुई, सर आप बोलो ये डेल्टा रे ऐसी जाती और ऐसी डेविएट हो गई ऐसी, तो ऐसे में कौन सी घड़ी चलती है, ऐसी जाती और ऐसे डेविएट हो गई ऐसे, इसका मतलब है सर ये तो आंटी है, ये कौन है, आंटी, इसका मतलब है सर ये आंटी क्लॉकवाइज आ बोलो आंटी अंकल, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज को आंटी बोलेंगे, क्लॉकवाइज को अंकल बोलेंगे, तो ये आंटी है या अंकल हैं, ये तो सर आंटी हैं, ये क्या है, आंटी हैं, ये क्या है, 120 डिग्री आंटी, 120 डिग्री आंटी। अच्छा सर एक क्वेश्चन अगला करते हैं, ये तो इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन करते हैं। मान लो ये कोई है, सर्कल है, ये क्या है, सर्कल है, इसको अंदर से पॉलिश कर दिया बेटा, ठीक है ना, बिल्कुल सर इसको अंदर से क्या कर दिया हमने, और पॉलिशिंग कर दी है इसमें, बहुत बढ़िया है ना। हाँ अब सर एक रे है वो इस पे गिराई, एक रे इस तरीके से गिराई, और इसका ठीक है इस तरीके से कोई रे गिराई है, इसकी रेडियस है r है ना, जिस पॉइंट पे गिराई है उसे x, y बोला है, जिस पॉइंट पे गिराई है उसे x, y बोला है, ठीक है, बिल्कुल सर। एंड डेल्टा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री, डेल्टा कितना है 120 डिग्री है, फाइंड आउट कोऑर्डिनेट ऑफ P। सर P पॉइंट, अच्छा ये से P पॉइंट मान लिया जाए x, y को, इसका मतलब है सर P पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, बहुत बढ़िया सर, ट्राई करो बेटा ट्राई करो। अच्छा सर सबसे पहले सर इस पे नॉर्मल बताओ, सर सर्कल पे नॉर्मल ड्रॉ करने का तरीका, सेंटर से पास करने वाली लाइन, सर्कल पे नॉर्मल ड्रॉ करने का तरीका सेंटर से पास करने वाली लाइन, इसका मतलब है सर जो नॉर्मल होगा इसमें वो इस तरीके का होगा, वो
इस तरीके का होगा। बिल्कुल सर। अब एक हमने बोला सर डेल्टा कितना है 120 डिग्री है, तो सर ये रे है ना वो कुछ ना कुछ ऐसे जाएगी ही जाएगी, क्योंकि जितना एंगल पे आई है उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होके जाएगी। सर ये जानी चाहिए थी सीधी, जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन चली गई ऐसी, तो जितने कोण से चली गई, जितने एंगल से चली गई उसे डेल्टा बोलते हैं। और सर स्ट्रेट लाइन पे टोटल 180 होता है। सर आपने बोला 180 इक्वल्स टू, सर ये आर और ये आई और आर बराबर होते हैं, सर इसे 2i लिख सकते हैं प्लस डेल्टा लिख सकते हैं। बोलो बोलो। और डेल्टा सर 120 डिग्री है, इसका मतलब इसे 120 डिग्री लिख सकते हैं। 180 में से 120 घटाएंगे 60 बचेगा, और 2 से भाग लगाएंगे तो आई बराबर 30 डिग्री बचेगा। अरे सर इसका मतलब है जो हमारी रे गिरी है वो 30 डिग्री पे गिरी है। कितने डिग्री पे? 30 डिग्री पे, तो रिफ्लेक्ट भी होगी 30 डिग्री पे, तो रिफ्लेक्ट भी होगी 30 डिग्री पे। अच्छा सर हमारी रे गिरी है 30 डिग्री पे, रिफ्लेक्ट भी हुई है 30 डिग्री पे, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। सर एक बात बताइए, ये आर है, ये 30 डिग्री पे आई है और 30 डिग्री पे गई है ना सर। आपने ये स्ट्रेट लाइन खींची है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल गिरी है, तो ये वाला एंगल क्या है 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री। बोलो। आप एक बात बताओ, ठीक है ना, ये नॉर्मल हमने यहाँ पर ड्रॉ किया, ये वाला एंगल कितना है 30 डिग्री, ये वाला ध्यान से देखो, ये 30 है ना। बिल्कुल सर, ये आपने बोला 30 है, ये वाला कितना होगा 30 होगा ना। ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला 30 क्यों होगा? क्योंकि सर ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। सर आपने बोला ये 90, आपने बोला ये 90, आपने बोला है ये सर 90 है, ये 90 है अगर, ये 90 है अगर, ये वाला 90 है अगर, तो सर एक बात तो सही है कि सर ये 90 होने के बाद ये वाला कितना हो जाएगा, ये 90, ये 30, तो ये 60। अरे बोलो यार, ये 60 ना, तो ये वाला 30 हो जाएगा, ये वाला 30 हो जाएगा। अच्छा सर ये वाला 30 हो जाएगा, क्योंकि 60 और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 90 डिग्री बनाएंगे, तो 60 में से वो 90 में 60 जाएगा 30। इसका मतलब है सर ये कुछ इस तरीके से सिस्टम हो गया, इस तरीके से ये 30 डिग्री बना रहा है और ये सर्कल कुछ इस तरीके से हो गया। अब हमें इसके कोऑर्डिनेट बनाने हैं। बिल्कुल सर, इसी पॉइंट के पी के। तो आप ध्यान से देखो सर, इसका वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट होगा वो r sin 30 होगा, और जो एक्स एक्सिस पे होगा वो r cos 30 होगा। मैंने आपको वेक्टर में बोल रखा है सर, थीटा के पास वाला cos थीटा, थीटा से दूर वाला sin थीटा, थीटा से पास वाला cos थीटा, तो r का थीटा के पास cos थीटा, r का थीटा से दूर sin थीटा। इसका मतलब है सर y एक्सिस पे r sin थीटा ये होता है 1/2, और सर एक्स एक्सिस पे √3 इंटू r/2। लेकिन एक बात समझ में आई सर, ये तो माइनस एक्स एक्सिस पे जा रहा है, तो इसके पी के कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे √3/2 इंटू r/r/2। यहां तक तो कोई दिक्कत, -√3r/2 इंटू r/2 आसान था। बस ये था थोड़ा सा पिछले वाले क्वेश्चन से ठीक ठाक क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने आपको करवाया। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, इसे जल्दी नोट करो। ठीक है बेटा, तो अब आगे की तरफ और चलते हैं, है ना। बिल्कुल सर, आगे की तरफ थोड़ा सा और चलते हैं। अच्छा सर ठीक है, आप थोड़ा सा आप एक क्वेश्चन आप कर दीजिए, फिर और आगे चलेंगे, है ना। कौन सा क्वेश्चन है सर, दीजिए। मान लीजिए इस तरीके से कोई पैराबोला है, सॉरी बाहर से नहीं अंदर से पॉलिश है। ये पैराबोला है, अंदर से कैसा है, पॉलिश है। इसकी जो इक्वेशन दे रखी है y = 4x² दे रखी है, y = 4x² दे रखी है सर, y = 4x दे रखी है सर। अंदर से पॉलिश है, इस पे इस तरीके से एक रे गिराई, इस तरीके से एक रे गिराई, इस तरीके से एक रे गिराई, तो बोला है सर जिस पॉइंट P पे गिराई उसके x, y निकालो। फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ द x, y। फाइंड आउट the coordinate of P if incident ray after
रिफ्लेक्शन मूव वर्टिकली, ठीक है ना। और फाइंड आउट द कोऑर्डिनेशन ऑफ द पॉइंट पी इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन मूव वर्टिकली, ठीक है ना। इसका मतलब है रिफ्लेक्टेड रे, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो वर्टिकल हो जाए तो बताओ x, y के कोऑर्डिनेट क्या है, और ये x एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट कराई गई है। ओके ना, जल्दी ट्राई करो, फिर मैं करवाता हूँ। ट्राई करो 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 बेटा, ठीक है बेटा, आपने कर लिया होगा है ना। हाँ, तो सर रिफ्लेक्टेड रे तो ऐसी चली गई, बिल्कुल रिफ्लेक्टेड रे ऐसी, तो ये कितना आ गया सर 90 डिग्री। और आप सिंपल सी बात है सर, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे अंदर कितना भी बनाए सर, जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो बराबर बराबर में तोड़ेगा। बिल्कुल सर, इसका मतलब है इस पे एक अगर टेंजेंट ड्रॉ कर लिया जाए तो इस तरीके से होगा, अब इस पे नॉर्मल ड्रॉ किया जाए तो वो नॉर्मल इस तरीके से होगा। इसका मतलब सर ये 45 होगा और ये भी 45 होगा, क्योंकि एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। बिल्कुल सर, ये अगर टेंजेंट ड्रॉ किया है तो ये क्या होगा, टेन थीटा। बोलो, ये थीटा होगा तो इसका स्लोप हो जाएगा टेन थीटा। अगर ध्यान से देखो, ये 45, ये 45, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल तो सर 90 हो गया, ये वाला 90 हो गया, ये वाला 45, तो ये वाला भी 45 डिग्री, तो ये वाला भी सर 45 डिग्री हो गया, क्योंकि ये नॉर्मल है तो ये पूरा एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो ये 90 में से 45 गया, 45 बच गया। इसका मतलब ये 45, ये सर 90, तो ये भी 45 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। जब ये वाला एंगल 45 है तो स्लोप की बात की जाए तो स्लोप होता है सर tan थीटा। tan के अंदर जिस दिन 45 जाएगा आंसर 1 बनाएगा। 10 के अंदर जिस दिन 45 जाएगा आंसर 1 बनाएगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत मजा आया। और सर इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। और सर अगर इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया जाए, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो भी ये इक्वेशन क्या दे देगी, स्लोप दे देगी। तो ध्यान से देखो, अगर dy अपॉन dx कर दिया जाए तो 8x दे देगी, तो 8x दे देगी। बिल्कुल सर, डिफरेंशिएशन कर दिया। और सर इसका dy बाई dx टेंजेंट का हम x, y पे निकाल रहे हैं, और उसका dy बाई dx x, y पे ये क्या आ गया, उसका स्लोप आ गया। ये क्या आ गया, स्लोप आ गया। और स्लोप हो हमने पहले ही निकाल लिया, वो 1 है इस पॉइंट पे, क्योंकि इसी पॉइंट पे तो अपनी रे गिरी है ना, गिरी है ना, हाँ सर 1045 1 है ना। बिल्कुल बेटा, तो 8x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। इसका मतलब है x इक्वल्स टू 1/8 हो जाएगा। अगर x इक्वल्स टू 1/8 हो जाएगा तो y इक्वल्स टू 4 जा सॉरी 8 8 जा 64 और ये कटेगा 1/16 हो जाएगा। मतलब x, y के कोऑर्डिनेट 1/8 और 1/16। बोलो कर लिया था ना सब लोगों ने, बोलो हाँ सर। इसका मतलब है सर ये रिफ्लेक्शन पे क्वेश्चन होते हैं भाई साहब, ऐसे कितने भी क्वेश्चन बना दिए जाएं, हमें कंसेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर एलिप्स बना दे, खड़ा एलिप्स, बैठ लेटा हुआ एलिप्स, पैराबोला, इस तरीके से पैराबोला, एक्स वाला पैराबोला, वाई वाला पैराबोला, सर्कल बना दे, हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कंसेप्ट हमें डिलीवर करना है, सवाल याद नहीं करने हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने इस तरीके का कंसेप्ट आपको डिलीवर करवा दिया है। अब आपकी क्लास में काफी सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। मान लो सर ये एलिप्स थी, इस तरीके से गिराई, इस तरीके से वर्टिकल हो गया। मान लो सर स्मार्ट पैराबोला इस तरीके से था और इस तरीके से रे गिराई, इस तरीके से वर्टिकल हो गया। जितने भी इक्वेशंस हैं सब पे सवाल बनाए जा सकते हैं। तो इसमें कंसेप्ट जो मैथ फिजिक्स का है वो मैंने आपको डिलीवर कर दिया है। बाकी की प्योर क्या है, मैथ्स है। तो आप उनको डरना नहीं है कि इसमें कितने कंसेप्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। कंसेप्ट इतना है, सवाल तो बहुत सारे, हम खुद हर एक इक्वेशन पे सवाल बनाते करवाते रहे, ठीक है ना। बोलो कंसेप्ट डिलीवर हुआ है ना, ओके नोट करो पहले। ओके बच्चों, अब थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। तो आगे का कंसेप्ट है, अब यहां पर सर रिफ्लेक्शन का एक कंसेप्ट तो कंप्लीट हो गया सर, हो गया सर, हो गया ना, बिल्कुल सर हो गया सर, एक कंसेप्ट तो क्लियर हो गया। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं सर, वेक्टर एनालिसिस ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या बात हुई सर, वेक्टर एनालिसिस ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब मतलब जो भी हमने रिफ्लेक्शन का लॉ पढ़ा है उसे हम अब वेक्टर फॉर्म में पढ़ना चाहेंगे। किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। अच्छा सर, वेक्टर एनालिसिस ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बिल्कुल सर, वेक्टर एनालिसिस ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन।
अच्छा सर, जैसे कि अब एक बात आप समझ लो कि सर किस तरीके से करने वाले हैं। मान लो ये कोई प्लेन मिरर है, ये कोई प्लेन मिरर है, ये कोई प्लेन मिरर है, सॉरी प्लेन मिरर नहीं कोई भी प्लेन सरफेस ले सकते हैं, क्योंकि प्लेन मिरर हम आगे पढ़ेंगे तो ठीक है। प्लेन सरफेस है, क्या है, कोई प्लेन सरफेस है, उस प्लेन मिरर भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सरफेस मान लो, अभी प्लेन मिरर मैंने आपको बताया नहीं है तो सरफेस मान लो, है ना। अगर ये कोई प्लेन सरफेस है, उस पर नॉर्मल गिराना हो तो नॉर्मल इस तरीके से गिराएंगे, और अगर उस पर कोई इंसिडेंट रे गिरानी हो तो एंगल आई से गिराएंगे, और अगर कोई रिफ्लेक्टेड रे भेजनी हो तो एंगल आर से भेजेंगे। बोलो बेटा, बोलो, ठीक है ना, ठीक है सर। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमने सर एंगल आई की तरफ वेक्टर माना है उसे आई कैप माना है, आर की तरफ माना है उसे आर कैप माना है, और एन की तरफ माना है उसे एन कैप माना है, और जो सरफेस की तरफ हमने वेक्टर माना है उसे टी कैप माना है। इसका मतलब आपने सब यूनिट वेक्टर माने हैं, आई आर टी एन, ऑल आर यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स मतलब ये सर सब वेक्टर्स कैसे हैं, यूनिट वेक्टर है बेटा। कैसे वेक्टर हैं, यूनिट वेक्टर। अच्छा, तो सर एंगल वो सॉरी मॉड आई और मॉड आर और मॉड टी और मॉड एन, ये सब सर बन के बराबर होने चाहिए। ये तो आपने बताया था वेक्टर में। सर यूनिट वेक्टर का मॉडुलस 1 होता है। सर एंगल आई वो आई कैप, आर कैप, टी कैप और एन कैप सारे के सारे हमने आई इंसिडेंट रे के अलोंग आई कैप यूनिट वेक्टर, रिफ्लेक्टेड रे के अलोंग आर कैप यूनिट वेक्टर, टी सरफेस के अलोंग एंड नॉर्मल के अलोंग। और सर ये वाली बात हो गई। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया सर। मान लो सर ये थीटा डिग्री पे गिरी तो ये थीटा डिग्री पे गई, थीटा डिग्री पे गिरी तो थीटा डिग्री पे गई। बहुत बढ़िया। और सर अब इंसिडेंट रे तो सर इस तरफ है, बिल्कुल सर। अब इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं इंसिडेंट रे के, बिल्कुल सर। एक सरफेस के तरफ, एक सरफेस के तरफ, और एक नॉर्मल के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ है और नॉर्मल ऊपर की तरफ है। तो नॉर्मल से ऊपर और ये अंदर की तरफ, तो दोनों की डायरेक्शन कैसी, अपोजिट हो जाएगी। अच्छा सर, इसके दो कंपोनेंट तोड़ सकते हैं, एक नॉर्मल की तरफ, एक सरफेस की तरफ। इसका मतलब है सर आई कैप को लिखने का एक और तरीका है। और आपने बोला सर थीटा के पास वाला कॉस थीटा, थीटा से दूर वाला साइन थीटा। इसका मतलब सर ये थीटा के पास वाला है तो थीटा के पास वाला कॉस थीटा और थीटा से दूर वाला साइन थीटा। सर इसका मतलब इधर तो सर पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है और हमारी इंसिडेंट रे पॉजिटिव की तरफ जा रही है, तो पॉजिटिव ले लो सर। तो पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, थीटा से दूर, क्योंकि थीटा तो ये वाला है तो दूर वाला, तो दूर वाला हो जाएगा सर साइन थीटा टी कैप, साइन थीटा टी कैप। और सर ऊपर पॉजिटिव होता है और सर हमारी रे नीचे की तरफ जा रही है। इसका मतलब क्या ले लो, निगेटिव ले लो। और थीटा के पास वाला कॉस थीटा इंटू एन कैप, कॉस थीटा इंटू एन कैप। बहुत बढ़िया सर। ऐसे ही सर अगर आर कैप लिखना हो तो किस तरीके से लिखेंगे, आर कैप सर ये वाला, इसका एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, इस तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हुए, और एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा। सर आर में दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, ये भी पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ये भी पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन सर इधर है। तो इसी के एरो, इसी के हिसाब से एरो लगाएंगे ना, इसी डायरेक्शन के हिसाब से एरो लगाएंगे। तो सर ये दोनों पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल। अब क्या करना है सर, थीटा के पास वाला कॉस थीटा, मतलब ये कॉस थीटा, थीटा से दूर वाला साइन थीटा। इसका मतलब है साइन थीटा टी कैप माइनस प्लस कॉस थीटा एन कैप। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सर, समझ गए हम। आई ये हो गया, आर ये हो गया, टी कैप टी कैप। बहुत बढ़िया सर, बहुत मजा आया। ओके सर, एक बात बताओ, आई ये है, हाँ सर, आई कैप डॉट एन कैप अगर किया जाए तो मॉड आई इंटू मॉड एन इंटू कॉस थीटा, मॉड आई इंटू मॉड एन इंटू कॉस थीटा होता है। बिल्कुल सर। आप पहले बोलो मॉड आई का वैल्यू 1, मॉड एन का वैल्यू 1, कॉस के अंदर थीटा, थीटा की वैल्यू क्या होगी सर, ध्यान से देखो, आई तो ये वाला है, बिल्कुल सर, और ये है, मतलब ये सर कुछ इस तरीके का है, इमेजिनेशन है। और हम ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये थीटा नहीं लेते बेटा, ध्यान से याद करो सर। टेल या हेड के बीच के एंगल को हम थीटा लेते हैं। इसका मतलब हमें इसकी पैरेलल शिफ्टिंग करानी पड़ेगी। इसका मतलब है सर इसको उठा के इस तरीके से रखना होगा। बिल्कुल सर। इसका मतलब ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा हो जाएगा। बिल्कुल सर। इसका मतलब है जो हमें कॉस में लेना है वो 180 माइनस थीटा लेना है। बिल्कुल बेटा, समझ गए, है ना। बिल्कुल सर। और
कॉस पाई माइनस थीटा माइनस साइन कॉस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। बिल्कुल बेटा, क्योंकि 180 माइनस थीटा इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस का होता है। बहुत बढ़िया। सर ये आई डॉट निकाला क्यों है ये बताइए पहले मुझे। कोई बात नहीं, आप समझ लेते हैं हम आई डॉट क्यों निकाला है। अच्छा सर जी, आई इक्वल्स टू साइन थीटा टी कैप, आई इक्वल्स टू कॉस थीटा एन कैप, और आर वेक्टर इक्वल्स टू साइन थीटा टी कैप और कॉस थीटा एन कैप। बहुत बढ़िया सर। अगर हम ऐसा करें, अगर हम क्या करें, आर वेक्टर को आई वेक्टर के फॉर्म में लिखें, आर कैप को आई कैप, तो आर कैप को आई कैप लिखना है तो सर एक बात आप बता दीजिए हमें, साइन थीटा टी कैप है आपका, कॉस थीटा एन कैप है। सर इसमें साइन थीटा टू टी कैप है लेकिन माइनस कॉस थीटा है, इसका मतलब है सर हमें इसमें एक बार प्लस कॉस थीटा एन कैप करवाना पड़ेगा और एक बार माइनस कॉस थीटा एन कैप करवाना पड़ेगा। बोलो, तभी तो ये इस फॉर्म में आ सकता है। तो साइन थीटा टी कैप माइनस कॉस थीटा एन कैप को हम आई लिख देंगे और ये सर जुड़ जाएगा, टू कॉस थीटा एन कैप हो जाएगा। बहुत सही सर। तो सर इसे आई लिख दिया प्लस टू कॉस थीटा एन कैप लिख दिया। बोलो, बिल्कुल सर। सर कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो आप, ठीक है ना। कंसेप्ट को समझोगे तो इजीली क्वेश्चंस हो जाएंगे, है ना। तो आर कैप इक्वल्स टू सर आई कैप हुआ, प्लस कॉस थीटा को हमने क्या लिखा था, माइनस में लिखा है, तो सर एक माइनस का और मल्टीप्लाई कर लो आप। और सर माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, आई डॉट एन माइनस टू आई कैप डॉट एन कैप इंटू एन कैप। ये क्या होता है हमारा वेक्टर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये होता है हमारा वेक्टर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वेक्टर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आप ये फॉर्मूला याद रख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और मैंने बताया कंसेप्ट याद रख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब कंसेप्ट सर आप कौन सा और एक बताने वाले हैं, आप एक बात ध्यान से देखो सर, आई का सरफेस के अलोंग कंपोनेंट क्या है, साइन थीटा टी कैप, और आर का सरफेस के अलोंग कंपोनेंट क्या है, साइन थीटा टी कैप। इसका मतलब है सर अगर आपको आई दिया जाए, इसका मतलब रिफ्लेक्टेड रे का सरफेस के अलोंग कंपोनेंट हमेशा हमेशा कैसा रहेगा, सेम रहने वाला है। अगर आपको आई दे रखा है और आर का और जो उनकी सरफेस के अलोंग का कंपोनेंट है वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। और एक बात सर, अगर इस तरफ उल्टा है, अगर देखो इसमें माइनस कॉस थीटा नॉर्मल के अलोंग माइनस कॉस थीटा है तो ये प्लस कॉस थीटा हुआ, इसका मतलब है सर जो नॉर्मल के अलोंग आएगा उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी आर के केस में। इसका मतलब सर हम इसे इस कंसेप्ट से डायरेक्टली भी कर सकते हैं और इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर, आई का कंपोनेंट और आर का कंपोनेंट सरफेस के अलोंग सेम होता है और सर नॉर्मल के अलोंग दोनों में वर्टिकल अपोजिट डायरेक्शन होती हैं, दोनों में अपोजिट डायरेक्शन होती है ना, नोट करो, ये क्वेश्चन से समझाते हैं फिर। ठीक है बेटा, अब थोड़ा आपकी किस्मत और अजमाते हैं एक क्वेश्चन की तरफ और चलते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल सर। सर रे ऑप्टिक्स में मज़ा ही मज़ा आ रहा है अब तो सर, बहुत मज़ा आएगा। आगे आप चलते रहिए, सीट सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। अब सब चीज़ें एकदम फ्लुएंटली चलेंगी क्योंकि डीपीपी सीट्स वगैरह, आप अगर कुछ डाउट आ रहे हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके पोस्ट कर सकते हैं उस पर, और मैं आपके डाउट के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। कोई ना कोई आपके डाउट को ज़रूर भेजेगा, मैं भेजूँ या फिर कोई और टीचर, कोई ना कोई तो ज़रूर भेजेगा, ठीक है ना। बिल्कुल सर। अब अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, इसमें थोड़ा एग्जाम्पल कर लो। मान लो कि सर किसी ने बोला कि ये कोई प्लेन सरफेस है, ये प्लेन सरफेस वाई जेड प्लेन में रखी है, वाई जेड प्लेन में रखी है। ये प्लेन सरफेस कौन सी प्लेन में रखी है, वाई जेड प्लेन में, है ना। इस पे एक नॉर्मल है, इस पे एक नॉर्मल है, और सर इस पे एक इंसिडेंट रे गिराई गई, एक इंसिडेंट रे गिराई गई, और सर इस इंसिडेंट रे का आई कैप जो दे रखा है वो दे रखा है 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। तो बताओ सर इसका आर्क कैप क्या होगा। ट्राई करो, बताओ सर आई कैप क्या होगा, आर कैप क्या होगा। ठीक है सर, आपका कंसेप्ट था सर वेक्टर लॉ ऑफ एनालिसिस में आर वेक्टर इक्वल्स टू आई, आर कैप इक्वल्स टू आई कैप माइनस आई कैप डॉट एन कैप इनटू एन कैप। सर आपकी बात तो समझ में आ गई, लेकिन सर एन कैप क्या है इसमें ये नहीं समझ में आया। सर एन कैप का मतलब नॉर्मल होता है ना। हाँ सर नॉर्मल होता है, और अगर कोई वाई जेड प्लेन है
तो उसके नॉर्मल तो केवल एक्स एक्सिस हो सकती है। अरे सर ये वाली बात तो दिमाग में ही नहीं आई। मान लो सर ये वाई जेड प्लेन हो गया, ये कौन सा प्लेन हो गया, ये वाला प्लेन वाई जेड हो गया, ये जेड एक्सिस ये रही, वाई एक्सिस ये रही, ये वाई जेड हो गया, ये वाई जेड। सर इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा तो केवल और केवल एक्स एक्सिस हो सकती है। बोलो, केवल और केवल एक्स एक्सिस हो सकती है। अच्छा सर एक्स एक्सिस के अलोंग ही परपेंडिकुलर हो सकता है? हाँ सर एक्स एक्सिस के अलोंग परपेंडिकुलर होगा तो सिंपल सी बात है सर, उसका नॉर्मल तो केवल और केवल आई कैप ही हो सकता है, क्योंकि यूनिट वेक्टर लेना है एक्स एक्सिस के अलोंग, तो वो क्या हो सकता है, केवल और केवल आई कैप। सर अगर ऐसा देखा जाए आपके हिसाब से सर ऐसा होता है, ये एक्स एक्सिस होती है, ये जेड होती है, ये वाई होती है ना। अच्छा सर वाई जेड ये वाली प्लेन है तो ऐसे कर लो। अब देखो ध्यान से देखो, इस प्लेन के परपेंडिकुलर तो केवल और केवल यही आ सकता है ना सर। ये यहाँ भी हो सकते हैं, 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 कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन हमें तो सर यूनिट वेक्टर लेना है। अगर यहाँ पे 2 आई कैप लिख लेंगे तो 2 तो आई कैप को यूनिट वेक्टर है ही नहीं, तो यूनिट वेक्टर के लिए तो सर हमें एक्स एक्सिस पर ही रहना होगा, एक्स एक्सिस पर ही रहना होगा। मतलब सर यहीं की बातें हैं। बहुत बढ़िया सर, इसका मतलब है सर ये तो आई कैप है, सर इसमें लगा दो आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप। आई कैप की वैल्यू क्या है 1/√3, आई कैप प्लस 1/√3, जे कैप प्लस 1/√3, के कैप, है ना बेटा। हाँ, और आई डॉट एन करेंगे मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट विथ आई, सर आई का आई से हो जाएगा, बाकी के सब निमट लेगा जीरो में। हाँ सर, तो ये सर माइनस 1/√3 आई कैप, सॉरी सर मैं 2 भूल गया यहाँ पे, बिल्कुल बेटा, तो यहाँ पर 2/√3 आई कैप हो जाएगा, बाकी का सर ठीक है एन कैप की जगह आई कैप लिख लिया, बिल्कुल बेटा। सर अब इसको सॉल्व करेंगे तो आर वेक्टर आ जाएगा सर 1/√3 में से ये जाएगा तो माइनस 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। सर ये तो अपना फुल तरीका हुआ। सर कंसेप्चुअल बताएं। एक बात समझ में आती है सर, इसका जो सरफेस है वो किसके अलोंग है, वाई और जेड के अलोंग, सरफेस है वाई और जेड के अलोंग। इसका मतलब है जो इसकी टी होगी ना, टी होगी उसमें आई कैप आएगा और सॉरी के कैप आएगा और जे कैप आएगा, के कैप आएगा और जे कैप आएगा। तो सर सिंपल सी बात है, जो सर के कैप और जे कैप के वैल्यूज हैं वो सर रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे में सेम हो जाएंगे, क्योंकि सरफेस के अलोंग दोनों की वैल्यूज सेम होती हैं। इसका मतलब है आर वेक्टर इज इक्वल्स टू सर जे और के रिफ्लेक्टेड रे में सेम होने चाहिए। सर आई क्या ये है तो जे और के ये है, जे और के में सर यही हो जाएगा प्लस 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 के कैप, सॉरी जे कैप होगा। बिल्कुल सर आपने बोला सर सरफेस के अलोंग सेम रहेगा, सरफेस सर वाई जेड में है तो के और जे में है तो के और जे वाले सेम हो गए, बिल्कुल सर। इसके बाद आपने बोला सर नॉर्मल वाले को माइनस कर दो, सर नॉर्मल वाला आई के अलोंग है और सर ये आई के अलोंग आई इसका कंपोनेंट है, इसे क्या कर दो माइनस कर दो, तो सर ये हो जाएगा माइनस 1/√3 आई कैप। इसका मतलब है सर ये बिना झिकझिक के भी सॉल्व किया जा सकता है। बोलो, बिल्कुल सर, ऐसे कंसेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं ना। ठीक है बेटा, आज की वेक्टर एनालिसिस भी खत्म हो गया, तो अगली क्लास में हम आपको लगभग मान लीजिए प्लेन मिरर स्टार्ट करवा दूंगा मैक्सिमम चीजें, ठीक है ना। नोट करो, फिर कल की क्लास में मिलते हैं। ओके बाय बाय।